नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। महानदी एकेडमी के इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम न्यू सब्जेक्ट इंडियन जियो भारत का भूगोल अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज का जो पहला टॉपिक होगा भारत एक सामान्य परिचय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है भारत एक सामान्य परिचय और शुरू होगा नामकरण से। किससे शुरू होगी? नाम, क्योंकि इसका नाम समय समय पर बदला है, अलग अलग, जैसे भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया। तो ऐतिहासिक रूप से हम देखते हैं कब से इनका नामकरण की शुरुआत हुई। सबसे पहले आते हैं हम वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल आता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में किसी भी देश या जन के बारे में विशेष रूप से हमको जानकारी नहीं मिलता, क्योंकि वह सिंधु घाटी की सभ्यता से जो भी लिपियां हमको प्राप्त है वो आज तक पढ़े नहीं जा सके। हो सकता है जिस दिन लिपि पढ़े जा सकेंगे तो और खुलासा होगा इस क्षेत्र के बारे में, लेकिन हमारे पास वर्तमान में नामकरण के संदर्भ में वैदिक काल को देखते हैं। तो वैदिक काल में ही भारत का नाम जो है भारत पड़ा है। वैदिक काल समझ में आ रहा है? वैदिक काल में सबसे जो आर्यों की प्रथम रचना हुई, जिसको हम कहते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद आर्यों की प्रथम रचना है और इस वेद में भरत नामक शासक के बारे में उल्लेख है। और इतिहासकारों का अगर माना जाए तो भरत नामक शासक के आधार पर इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा है। भरतजन कबीले का भी उल्लेख है। भरतजन कबीला है। पहले शासक जो है छोटे छोटे कबीलों का ही शासक हुआ करता था, कोई बड़ा डेनेस्टी या साम्राज्य नहीं बना पाए थे। तो भरतजन कबीले का उल्लेख है। हो सकता है यही भरतजन कबीले जो है भारत में कन्वर्ट हुआ है, जिसका निर्माता हम किसको मानते हैं? भरत नामक किसी शासक। और उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। पुराणों के समय में देखते हैं, पुराणों में 18 पुराण है। उस 18 पुराण में एक पुराण है वायु पुराण। कौन सा पुराण है? वायु पुराण। वायु पुराण की कथा में जो शकुंतला और दुष्यंत राजा की कहानी है, दुष्यंत की, जिनसे एक पुत्र हुआ था भरत, और संभवतः भरत से ही इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा है। ये इतिहासकारों का एक मत है। पुराणों में सर्वप्रथम भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, इसे याद रखना है। सर्वप्रथम भारत शब्द की उत्पत्ति हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो पुराणों से मिलता है। पुराणों में मुख्य रूप से कौन सा पुराण है? वायु पुराण, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत से एक पुत्र हुआ भरत, और इतिहासकारों का मानना है उसी के नाम पर इस भूमि का नाम भारत पड़ा है। तो वैदिक काल में भरत नामक किसी शासक का नाम का उल्लेख मिलता है। उनके नाम पर भरतजन कबीला था और यही क्षेत्र आगे चल करके भारत भूमि में कन्वर्ट हो गई। तो ये हो गया पुराणों के अंतर। इसके बाद दो नाम हम और देखते हैं, आर्यवत और जम्बूद्वीप। जम्बू द्वीप के बारे में उल्लेख मिलता है पौराणिक कथाओं में, जिसके दक्षिण भाग में भारत देश स्थित था। भारत की पोजीशन के बारे में जम्बू द्वीप का जो उल्लेख है कथाओं में, और उसके दक्षिणतम भाग में भारत स्थित है। चूंकि ये आर्यों का निवास स्थान है, आर्यों का निवास स्थान की वजह से आर्यवत के नाम से इस भूमि को जानते हैं। तो इस प्रकार से वैदिक काल में भारत, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त के नाम से ये भूमि जाने जाती है। अब आ जाते हैं मध्यकालीन इतिहास में भारत का नाम क्या पड़ा। तो मध्यकालीन इतिहास में मुख्यतः अरबी और फारसी इतिहासकार या लेखक थे। अरबी और फारसी ये विदेशी भाषा है, क्योंकि इस समय मध्यकालीन इतिहास में जो मुस्लिम आक्रमणकारी मुस्लिम शासक जो है, अरबी है, फारसी है, तुरानी है, तुर्की है, मुगल है, अफगानी है, ये भारत में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिए थे, अपना सत्ता को स्थापित करना चालू किए थे। बड़े बड़े शासक हुए और उनके शासनकाल में इतिहास लेखन के जो क्रम था वो अरबी और फारसी इतिहासकारों का ही उल्लेख मिलता है। तो फारसी और जो अरबी इतिहासकार है वो भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किए। इस भूमि को हिंदुस्तान और भाषा को मुख्य रूप से यहाँ हिंदी का
विकास हुआ उत्तर भारत के मैदानी इलाका में। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है मध्यकालीन इतिहास में हुआ है और अरबी और फारसी भाषा के जो ऐतिहासिक लेखकों ने इनके बारे में प्रयोग किए हैं। अब आ जाते हैं नामकरण के अंतिम पॉइंट में, इंडिया शब्द। इंडिया शब्द जो है यूनानी शब्द, इंडिया यूनानी शब्द इंडोई से इसकी व्युत्पत्ति माना जाता है। इंडिया शब्द यूनानी शब्द इंडोई से इनकी उत्पत्ति माना जाता है। इस शब्द का सर्वाधिक प्रचलन जो है ब्रिटिश सरकार के समय में हुआ। इस क्षेत्र को मुख्य रूप से प्रशासनिक विभाजन के क्षेत्र में इस क्षेत्र को अंग्रेज सबसे ज्यादा इंडिया शब्द के लिए प्रयोग हुआ। तो आधुनिक काल में अंग्रेजों के जब शासन काल हुआ है तो इंडिया शब्द का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। वैदिक काल में भारत, मध्यकालीन भारत में, मध्यकाल में हिंदुस्तान, और आधुनिक काल में जब अंग्रेजों का शासन काल शुरुआत हुआ तो इंडिया शब्द की सर्वाधिक प्रचलन हुई। यह हुआ नामकरण से। अब हम देखते हैं आगे, भारत का ग्लोब में पोजीशन देखते हैं, उसकी अक्षांशी और देशांतरी विस्तार को समझते हैं। यह है पृथ्वी। पृथ्वी का जो आकृति होता है जियाइड आकृति, अंडाकार है, और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम कौन सा रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। विषुवत रेखा या जीरो अक्षांश, अक्षांश रेखा है। ये दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या है? अक्षांश रेखा। इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। तो इक्वेटोरियल प्लेट का जो ऊपरी हिस्सा है, नॉर्थ पोल साइड का जो हिस्सा है, उसको हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाला हिस्सा भूमध्य रेखा का साउथ पोल साइड, उसको हम कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। इसी प्रकार से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये भी जीरो देशांतर होती है। उसके बाद अन्य देशांतर होती है अलग अलग एंगल पर, ठीक है। तो जीरो देशांतर के जो पूर्वी साइड है, इस साइड जो है, ईस्ट साइड जो है, उसको हम क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर। और जो वेस्ट साइड है हम उसको क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर। ये हो गया ग्लोब की स्थिति। और इसी के आधार पर हम किसी भी लैंड है, कंट्री है या सी है, उसकी पोजीशन को बता सकते हैं। जैसे हम भारत की बात करें, भारत ग्लोब में कहां पर स्थित है? बात क्लियर है। इंडिया ग्लोब में कहां पर स्थित है? तो सीधा सीधा पता चल रहा है, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा का हम अक्षांशी विस्तार को समझते हैं, तो ऊपर हिस्सा को हम क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश। तो क्लियर है, ऊपर है इसलिए उत्तरी अक्षांश में है भारत। अब देशांतरी विस्तार को हम देखते हैं, इसका कहां पर? तो देशांतर रेखा ये जीरो देशांतर है, और जीरो देशांतर के जो ईस्ट साइड में भारत स्थित है, ठीक। तो पूर्वी देशांतर का देश हो गया, पूर्वी देशांतर। भारत का ग्लोब में पोजीशन, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। क्लियर है, समझ में आ गया? भारत कहां पर स्थित है? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार को हम देखते हैं। अक्षांशी विस्तार की तो शुरुआत जो है भारत के जो दक्षिणतम पॉइंट से शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। लगभग 6.5 डिग्री अक्षांश जो है यहां से शुरू हो जाता है, लेकिन हम उसको नहीं मानते हैं। भारत का जो मुख्य भूमि है वो तमिलनाडु में है, केप केमोरियन, और केप केमोरियन से जो शुरू होता है अक्षांश, अक्षांशी विस्तार, उसी को हम मानते हैं। और वो जा करके इंदिरा कॉल तक, लद्दाख एरिया का जो एंडिंग पॉइंट है इंदिरा काल, वहां जाकर के समाप्त होती है। तो अक्षांशी विस्तार का हम पहले देखते हैं। अक्षांश का जो विस्तार है उसको देखते हैं। कहां से शुरू होता है? भारत का मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट ये शुरुआत होती है केप केमोरियन से, और एंडिंग पॉइंट है लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट। ये है भारत का अक्षांशी विस्तार। कहां से? 8 डिग्री
4 मिनट से शुरू होकर के इसका अक्षांशीय विस्तार एंडिंग पॉइंट कहां जाता है, लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट। तो यहां से यहां तक शुरू होकर के यहां से जो हिस्सा है ये अक्षांशीय विस्तार के अंतर्गत होगी। अब इसी प्रकार से हम देशांतर को देखते हैं। देशांतर में कहां से शुरू होता है, तो गुजरात राज्य से, गुजरात राज्य के गुहार मोती से शुरू होती है और गुहार मोती में 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर के 97 डिग्री, ठीक, किबिथु अरुणाचल प्रदेश पूर्वी हिस्सा भारत का 25 मिनट। ये देशांतरी विस्तार है। एक बार फिर से देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 27.6 है। इसी प्रकार से 68.7 से 97.25, इसको अच्छे से याद रखना है। यही प्रश्न में प्रतियोगी परीक्षाओं में पहला प्रश्न बनते रहते हैं, इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार सबसे पहले समझने की बात है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अब हम आगे देखते हैं भारत का जो प्रादेशिक सीमा है, क्षेत्रफल है, उसको सबसे पहले देखते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का ये क्षेत्रफल है। अगर विश्व के क्षेत्रफल से तुलना करें, विश्व के क्षेत्रफल से हिस्सा भारत का कितना होगा, 2.4%। विश्व का कुल भूमि का भारत के पास कितना भूमि है, 2.4% हिस्सा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। विश्व का 7वां बड़ा देश है, विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7वें नंबर का देश है। ये हो गया क्षेत्रफल से संबंधित बातें। विश्व का 7वां बड़ा देश है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है, क्षेत्रफल, और विश्व में इसकी हिस्सा जो है 2.4% है और विश्व का 7वें नंबर का बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अब वर्तमान में जनसंख्या के दृष्टिकोण से हम चीन को भी पछाड़ चुके हैं, इस बात को याद रखना। भारत जो है पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गया, ठीक, ये बात है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, इसका जो सीमा रेखा है, सबसे पहले हम समुद्री सीमा को देखते हैं। भारत की समुद्री सीमा, समुद्री सीमा, समुद्री सीमा जो है मुख्य भूमि को देखते हैं, तो ये मुख्य भूमि है, ठीक। इसकी लंबाई 6200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की समुद्री सीमा कितना है, 6200 किलोमीटर है, ठीक, जो 9 राज्य से होकर के गुजरती है। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी समुद्री सीमा को इसमें जोड़ ले तो ये 7517 किलोमीटर के आसपास होता है, 7517 किलोमीटर के आसपास इसकी कुल लंबाई। तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। अब इसकी जो स्थलीय सीमा है, ये वाला जो हिस्सा है स्थल, बाकी जो है स्थलीय सीमा है, वो स्थलीय सीमा, स्थल सीमा जो है भारत का 15,200 किलोमीटर है। एक बार फिर से देखते हैं, भारत की जो समुद्री सीमा है, जो मुख्य भूमि का, वो 6200 किलोमीटर है। समझ में आ रहा है, 9 राज्य लगे हुए हैं समुद्री सीमा से। अगर सबको जोड़ लिया जाए, इसका समुद्र के अन्य जो द्वीप है जैसे अंडमान निकोबार द्वीप है, तो ये 7517 किलोमीटर समथिंग इसकी कुल लंबाई है, जो 9 राज्यों से और 4 केंद्र शासित प्रदेश से इसके समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। यह प्रश्न बन सकता है कि भारत का कितना राज्य जो है समुद्री सीमा से लगा हुआ है, तो 9 राज्यों की समुद्री सीमा से लगा हुआ है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री लगा हुआ है सीमा जो है, 4 केंद्र शासित प्रदेश, 9 स्टेट और 4 यूटी जो है समुद्री सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा देखते हैं तो 15,200 किलोमीटर है, स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। अब उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई को हम देखते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह है 3214 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है उत्तर और दक्षिण की लंबाई।
जो केप केमोरियन जो पॉइंट है तमिलनाडु का, वहां से शुरू होकर के इंदिरा काल तक जाती है। ये नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस है। इसी प्रकार से पूर्व से पश्चिम की दूरी, पूर्व से पश्चिम की दूरी की शुरुआत कहां से होते है? गुहार मोती से लेकर किबुथु तक। गुहार मोती से किबुथु तक की दूरी जो है 2933 किलोमीटर। ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो गया। बिल्कुल क्लियर है, साफ सुथरा ढंग से हम समझते हैं। 3214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, जो केप कोमोरियन से लेकर के इंदिरा काल तक जाती है। और पूर्व से पश्चिम की जो भारत की लंबाई है, गुहार मोती से लेकर के किबुथु तक। गुहार मोती गुजरात राज्य में है और किबुथु कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हो गया भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई। अब अन्य फैक्ट को देखते हैं, इसके अंतर्गत समझते हैं। आगे देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है तथा भारत भूमि को दो भागों में विभाजित कर देती है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिकल ऑफ कैंकर। और यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ये राज्य कौन कौन से है उसको देख लेते हैं। तो पहला राज्य है गुजरात। पहला राज्य क्या है? गुजरात। दूसरा है राजस्थान। तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश। चौथा राज्य है छत्तीसगढ़। पांचवा राज्य है झारखंड। छठवां राज्य है WB वेस्ट बंगाल। सातवां राज्य है त्रिपुरा स्टेट। और आठवां राज्य कौन सा है? मिजोरम राज्य। तो इस प्रकार से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये पहला गुजरात, दूसरा ये राजस्थान को भी छूती हुई निकलती है, तीसरा है ये नीले कलर में मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, ये छठवां वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में ये त्रिपुरा सातवां और ये आठवां मिजोरम। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, नॉर्थ ईस्ट की 2 राज्य हैं, एक त्रिपुरा है, दूसरा मिजोरम है। अच्छे से याद कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट को ही ज्यादा पूछा जाता है, बाकी तो सरल है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। नॉर्थ ईस्ट का जो पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत 2 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, और वह है, एक है त्रिपुरा और दूसरा है मिजोरम। इसके बाद हम भारत का जो मानक समय वाला रेखा देखते हैं। तो भारत का जो मानक समय है वो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को माना जाता है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत का मानक समय है। और भारत का मानक समय जो है 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 5 राज्यों से। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है आपका छत्तीसगढ़, चौथा राज्य है आपका उड़ीसा राज्य। चौथा राज्य कौन सा है? उड़ीसा राज्य। और पांचवा है आंध्र प्रदेश राज्य। इस प्रकार से जो भारत का जो मानक समय है पूर्वी देशांतर 82.5 अंश, वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती। कौन कौन से राज्य से? ये उत्तर प्रदेश है, ये MP को भी छूती है, समझ में आ रहा है। और इसी प्रकार से ये तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा राज्य है और पांचवा आंध्र प्रदेश है। 5 राज्यों से भारत की मानक समय गुजरती, यही भारत का टाइम जोन है। इसके बाद हम आगे देखते हैं भारत के कुछ राज्यों से संबंधित फैक्ट। सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों से घिरा हुआ है। 8 राज्यों से सीमा किस राज्य का लगा हुआ है? UP का लगा हुआ है। समझ में आ गया। इसके बाद सर्वाधिक सीमा लंबाई के दृष्टिकोण से वो मध्य प्रदेश का है। किस राज्य की सीमा सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश की। सीमा लंबाई हम देखेंगे तो MP का सबसे अधिक है। कंफ्यूज नहीं होना, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश।
और सबसे अधिक सीमा लंबाई किसकी है लंबाई के दृष्टिकोण से? तो एमपी की सीमा लंबाई है। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, सोनभद्र जिला, उनकी सीमा 4 राज्यों से लगा हुआ है। 4 राज्य के सीमा के अंतर्गत यूपी, एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों से सोनभद्र जिला का क्या लगा हुआ है? सीमें लगा हुआ है। अच्छे से याद रखना है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है पहले नंबर पर, और दूसरा एमपी है, और तीसरा महाराष्ट्र है। सबसे छोटा जो राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वो गोवा है। ठीक, गोवा। जनसंख्या के दृष्टिकोण से यूपी सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा ये सिक्किम राज्य है। समझ में आ रहा है? ये पूर्वोत्तर राज्य में 7 राज्य जिसको 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। यहां पर वेस्ट बंगाल के पास जो है भारत जो है बहुत कम चौड़ाई पर है, इसे भारत का चिकन नेक भी कहते हैं। डोकलाम क्षेत्र से लगा हुआ यह क्षेत्र चिकन नेक है जो सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद अन्य बाद हम आगे देखते हैं भारत के ऐसे 5 राज्य जिनका सीमा न तो किसी समुद्र से लगा है ना तो किसी दूसरे पड़ोसी मुल्क से लगा हुआ है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत नहीं आते, पूर्णतः लैंडलॉक्ड राज्य है। तो इसके अंतर्गत पहला राज्य हम देखते हैं तो ये हरियाणा है। पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। दूसरा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तीसरा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। चौथा राज्य आपका झारखंड है और 5वां राज्य आपका तेलंगाना स्टेट है। तो ये भारत के 5 राज्य है। पहला राज्य हरियाणा, ठीक, दूसरा राज्य है आपका झारखंड, तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश, चौथा राज्य है छत्तीसगढ़ और 5वां राज्य है भारत के तेलंगाना स्टेट टीएस। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनका किसी भी समुद्री सीमा से नहीं लगा हुआ है, न दूसरे देश से सीमा बनाती हूँ। इसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी दिल्ली एनसीआर और दूसरा है चंडीगढ़। इन दोनों यूनियन टेरिटरी की सीमा किसी भी दूसरे देश से लगा नहीं हुआ है। तो ये हुआ आज का जो है महत्वपूर्ण फैक्ट, और आज हम भारत के भूगोल तक यहीं तक पढ़ते हैं। अन्य जो फैक्ट है, दूसरा जो टॉपिक है, हम दूसरे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।